जो टॉपिक आप लोगों ने आज स्टडी करना है वो सॉल्यूशन केमिस्ट्री का टॉपिक है। आप लोग इससे पहले इक्विलिब्रियम को स्टडी कर चुके हो और सॉल्यूशन केमिस्ट्री जनरली उससे पहले स्टडी किया जाता है। आपके पास केमिकल जो आपके पास वे होगा इसको स्टडी करने का वो ये होगा कि आप पहले सॉल्यूशन केमिस्ट्री के चैप्टर को स्टडी करोगे एंड देन आप इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर की तरफ मूव आउट करोगे। हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन केमिस्ट्री का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो अगर मैं इसकी क्रस्ट आपको बताऊं तो वो बेसिकली आपने सॉल्यूशन को रिलेट करना है विद योर गैशियस कॉन्सेप्ट। आप लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट गैसेस के लिए स्टडी किए हुए हैं जिसमें से फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास प्रेशर का कॉन्सेप्ट है। जो काम आप करने जा रहे हो वो ये करने जा रहे हो कि सॉल्यूशन केमिस्ट्री में आपने जो चीज़ ऑब्जर्व करनी है वो ये करनी है कि आपके पास कैसे जो एक सॉल्यूशन जो कि आपके पास एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है आप कैसे उसको रिलेट कर रहे हो एक और फेज जो कि आपके पास गैस कहलाती है, कैसे आप उन दोनों को आपस में रिलेट कर सकते हो। सो अगर बात की जाए फर्स्ट प्रॉपर्टी की तो आपको पता है कि एक प्रेशर का वर्ड आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है जब भी आप आइडियल गैसेस से डील कर रहे थे। अगर उसको डिफाइन किया जाए तो आपने इसको इस वे में डिफाइन किया था कि मैथमेटिकली ये फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया के इक्वल है। और दूसरी बात आपने ये की थी कि अगर आप इसी प्रेशर को रिप्रेजेंट करो इन द फॉर्म ऑफ गैस, अगर आपको कहा जाए कि एक आइडियल गैस है और उसके लिए आप प्रेशर को डिफाइन करो तो आपने ये कहा था कि किसी भी गैस जो कि कोई भी ऐसी आइडियल गैस जो एक कंटेनर के अंदर कन्फाइन है उसमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स जो जिस फोर्स के साथ आपकी कंटेनर की वॉल के साथ टकरा रहे होंगे वो आपके पास जो है प्रेशर के इक्वलेंट है। सो अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन देखी जाए तो वो फोर्स पर यूनिट एरिया है और अगर आप उसकी इंटरप्रिटेशन देखो, मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन देखो तो आप उसको सिंपली ये कहते हो कि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि एक सब्सटेंस के प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके पास यहाँ पे गैस है। सो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं आपके कंटेनर के ऊपर आपने उसको रिप्रेजेंट किया था प्रेशर के साथ। अगर आपके पास सिंपल एक ही सब्सटेंस प्रेजेंट है तो आप उसको रिप्रेजेंट करोगे प्रेशर के साथ। अगर आपके पास नंबर ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट हैं तो आप पार्शियल प्रेशर की टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते थे। अब आप सॉल्यूशन की अगर बात करो तो सॉल्यूशन में एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है जिसको वेपर प्रेशर कहा जाता है। अगर मैं सिंपली एक स्टेटमेंट स्टार्ट में ही आपको दे दूं कि एज सच जो प्रेशर की प्रॉपर्टीज़ हैं और वेपर प्रेशर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं एज सच उनमें कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। अगर आप केमिकल इक्वेशंस देखोगे या मैथमेटिकल इक्वेशंस देखोगे तो दोनों की इक्वेशंस और इम्प्लिकेशंस राउंड अबाउट सेम हैं। लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि आपके पास दोनों की बेसिस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जब आप सिंपली प्रेशर की बात कर रहे होते हो तब आप सिस्टम में सिर्फ एक फेज़ ले रहे होते हो और वो गैशियस फेज़ है। लेकिन जब आप वेपर की बात करते हो तो इसका मतलब आपके पास सिस्टम में हेट्रोजीनियस फेजेस प्रेजेंट है। आपके पास एक फेज़ नहीं है, आपके पास दो फेजेस का साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो आपके पास एज सच प्रेशर और वेपर प्रेशर में जो मेजर फ़र्क है वो सिर्फ और सिर्फ इनकी कॉन्सेप्शन का है। सो स्टार्ट करते हैं कि आपके पास वेपर प्रेशर जो है वो बेसिकली क्रिएट कैसे किया जाता है। लेट्स सपोज आपने एक कंटेनर लिया है, उसके अंदर आपके पास एक लिक्विड प्रेजेंट है। इस लिक्विड को मैं अपनी ईज़ के लिए एज्यूम कर रही हूँ कि मैं वाटर की बात कर रही हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और आप सबसे ज़्यादा जिस लिक्विड से फेमिलियर हो वो वाटर का लिक्विड है। सो लेट्स सपोज आपने वाटर लिया है और आपने उस कंटेनर को ओपन छोड़ा हुआ है। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि अगर मैं आप लोगों को एक जनरल ऑब्जर्वेशन से आप लोगों को इसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँ तो आपके पास कहीं अगर वाटर स्पिल हो गया हो, लेट्स सपोज आपने घर में कहीं ग्लास रखा हुआ था और आपने ग्लास को टिल्ट किया और वो कहीं वाटर स्पिल हो गया है, तो अगर आप उसको साफ़ नहीं करते हो या आप उसको एज सच ऐसे ही रहने देते हो, एनवायरनमेंट में ही रहने देते हो, थोड़ी देर बाद आपका वाटर जो है वो मैजिकली डिसअपियर हो जाता है और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ निशान रह जाता है एक हल्का सा जो कि सॉल्ट के ग्रेन्स होते हैं जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है कि यहाँ पे कभी पानी गिरा था। सो जो बेसिकली प्रोसेस उस केस में हो रहा होता है वो ये हो रहा होता है कि आपके पास लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो गया हुआ है गैशियस स्टेट में। आप लोगों ने जो फर्स्ट फिनोमेना पढ़ा हुआ है वो एक बॉइलिंग का फिनोमेना पढ़ा हुआ है और आपको ये पता है कि अगर आपने लिक्विड को कन्वर्ट करना है गैस के अंदर तो आपको बॉइलिंग पॉइंट पे उसके लेके जाना पड़ता है, आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड देना पड़ता है, उसके बाद आपका लिक्विड जो है वो कन्वर्ट होता है अपनी गैशियस स्टेट में। तो वाटर को आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो नहीं दिया था ना, या आपका रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑटोमेटिकली नहीं चला गया था, लेकिन फिर भी वाटर वहाँ से इवेपोरेट हो गया। तो ये जो आपके पास फिनोमेना है वहाँ पे बेसिकली बॉइलिंग का फिनोमेना इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि वहाँ पे एक न्यू फिनोमेना इन्वॉल्व है जिसको आप जनरली इवेपोरेशन कहते हो। सो लेट्स सपोज आपने कंटेनर में लिक्विड लिया हुआ है, ये लिक्विड आपका
बेसिकली दो पोर्शन में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। इसके मॉलिक्यूल्स को आप दो पोर्शन में डिवाइड कर सकते हो। एक आपके पास मॉलिक्यूल है, उसको आप जनरली बल्क मॉलिक्यूल कहते हो, और दूसरे मॉलिक्यूल्स आपके पास सरफेस के मॉलिक्यूल हैं। ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये बल्क के मॉलिक्यूल्स से डिफरेंट होती हैं। यही वजह है कि आपके पास यही बेसिस है आपके पास एवेपोरेशन और कंडेंसेशन की। तो अगर मैं सिंपली एक्सप्लेन करने जाऊँ कि एवेपोरेशन में होता क्या है, तो आप लोगों को इस चीज़ से आप लोग फेमिलियर हो कि आपके पास जो एक मॉलिक्यूल जो बल्क में प्रेजेंट है, वो चारों तरफ से आपके पास सराउंडेड है नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ। तो अगर आप यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखोगे, तो ये वाला मॉलिक्यूल जो कि चारों तरफ से अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, वो यहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है, और इस डायरेक्शन में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील कर रहा है, और इस डायरेक्शन में भी। तो चारों साइडों से वो इक्वली जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील कर रहा है। और अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करूं, जो कि मेजर वाले अंडरस्टैंड करेंगे, कि आपके पास 6 डायरेक्शन में वो जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है, अगर मैं थर्ड डायमेंशनल की बात करूं। सो लेट्स सपोज अगर आप ये बात करते हो कि आपका जो बल्क का मॉलिक्यूल है, उसकी फोर्सेस अगर आप गौर करो तो ये सेटिस्फाइड हैं। आपके पास जिस डायरेक्शन में भी देखो, उसके ऑपोजिट दूसरी साइड से उसको उतना ही पुल मिल रहा है। तो अगर आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करोगे, तो आपके पास बल्क के मॉलिक्यूल जो हैं वो एक बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उसकी निस्बत आपके अगर एक सरफेस पे प्रेजेंट मॉलिक्यूल को देखोगे, तो जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो इस डायरेक्शन में तो आपके पास फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, क्योंकि उसके साथ जो सरफेस की लेयर है उसमें राइट और लेफ्ट हैंड साइड पे नेबरिंग मॉलिक्यूल ज़रूर प्रेजेंट होंगे। इसी तरीके से उसके डाउनवर्ड बल्क मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, तो वो डाउनवर्ड पुल भी एक्सपीरियंस कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे जो अपवर्ड पुल है वो मिसिंग है। सो जो सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू लेस होती है आपके पास। यहाँ पे आपके पास 4 डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो रही थी, अगर मैं 2 डायमेंशनल मीडियम की बात करूँ, और यहाँ पे आपके पास 3 डायरेक्शन में जो है फोर्स अप्लाई हो रही है। लेकिन अगर आप गौर करो तो ये जो इनवर्ड पुल है बेसिकली यहाँ पे इम्बैलेंस है, यहाँ पे फोर्सेस बैलेंस नहीं हो रही। तो इसका मतलब जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े लेस स्टेबल होते हैं आपके पास एज कम्पेयर टू योर बल्क मॉलिक्यूल। और उसकी रीज़न ये होती है कि उनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बैलेंस नहीं होती। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके पास जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एज सच आपके बल्क मॉलिक्यूल कॉन्टीन्यूसली आपके सरफेस के मॉलिक्यूल को इनवर्ट पुल कर रहे होते हैं। सो दूसरी कंडीशन जो आपके पास जो आप लोगों ने ऑब्जर्व की हुई है, वो अगेन मेजर वालों को अगर मैं सिंपली ये कहूँ कि वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर ऑफ गैसेस में जाके ज़रा काइनेटिक एनर्जी और सरफेस एनर्जी के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, तो उनको ये कॉन्सेप्ट वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन फॉर माइनर हम जनरली एक स्टेटमेंट देते हैं कि आपके पास जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई काइनेटिक एनर्जी में प्रेजेंट है। इसलिए हाई काइनेटिक एनर्जी में प्रेजेंट है कि यहाँ पे इम्बैलेंस ऑफ फोर्सेस है। आपके पास ये सब्सटेंस जो है वो लेस स्टेबल है। जो चीज़ लेस स्टेबल होती है वो जो है कह लो उसकी सरफेस एनर्जी या एज सच हाई होती है, वो इम्बैलेंस है। जैसे ही वो कोशिश कर रही है बेसिकली कि कहीं से भी कोई भी ऐसा फिनोमेना हो जिससे वो इस अपवर्ड फोर्स को जनरेट कर सके और इस डाउनवर्ड पुल को बैलेंस कर सके। सो आपके पास ये जो इम्बैलेंस है फोर्सेस का, वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है कि सरफेस के मॉलिक्यूल जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपके पास सरफेस को छोड़ के, इस हाई एनर्जी स्टेट सरफेस को छोड़ के ये प्रेफर करते हैं कि ये गैशियस स्टेट में चले जाएं, जहाँ पे उनको पता है कि मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं और वहाँ पे उन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लेस लग रही है, और उनको एज सच अपनी गैशियस स्टेट में जाके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो है बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही आपके पास गैशियस स्टेट में मॉलिक्यूल इतने दूर दूर होते हैं कि वो बहुत कम अट्रैक्शन शो कर रहे होते हैं। सो जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं लिक्विड के केस में, उनके पास एक इजी वे आउट है अपने आप को इस सिचुएशन में से निकालने का, जहाँ पे उनके पास फोर्सेस का इम्बैलेंस प्रेजेंट है और हाई काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है। तो उस सिनेरियो में वो प्रेफर करते हैं कि वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं आपके पास गैशियस स्टेट के अंदर। तो फर्स्ट थिंग तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर लें कि आपके पास इवेपोरेशन जो है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। उस काम के लिए आपको हीट नहीं देनी पड़ेगी, आपको ऐसा खुद कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। ऑलरेडी हाई सरफेस एनर्जी होने की वजह से और इम्बैलेंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस होने की वजह से आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल ऑटोमेटिकली गैसेस में कन्वर्ट होना प्रेफर करेंगे। अगर आपने यहाँ पे लिड नहीं दी हुई और आपने इस सिस्टम को ओपन छोड़ा हुआ है, तो आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये होगा कि ये मॉलिक्यूल जो कि यहाँ पे गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं,
वो फ़ौरन से आपके पास सराउंडिंग में जाना प्रेफर करेंगे। सराउंडिंग में जाने के प्रेफर करने की रीज़न ये है कि आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है एंट्रोपी का। आपने एंट्रोपी में ये पढ़ा हुआ है कि आपके पास गैसेस की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सपैंड होना प्रेफर करते हैं। अगर वो एक्सपैंड होंगे तो उनके पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ज़्यादा अवेलेबल होंगी, और आपका सिस्टम जो है वो हमेशा स्पॉन्टेनियसली इस वे में एक्ट करता है कि वो अपने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स को इंक्रीज़ कर सके। तो गैसेस मॉलिक्यूल यहाँ पे कन्फाइंड नहीं रहेंगे, वो फ़ौरन से सराउंडिंग में जाना प्रेफर करेंगे, और एज सच आपके पास यहाँ पे कोई प्रेशर जनरेट नहीं होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल विदाउट लिड यहाँ पे रहना प्रेफर नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ एंट्रोपी। सो नेक्स्ट जो है, आप अगर इसी को इस वे में रिप्रेजेंट करो कि आप क्लोज वेसल ले लो, आपने एक लिड दे दी है अपने सिस्टम के ऊपर, और इस केस में आपके पास आपने एंट्रोपी के प्रोसेस को स्टॉप कर दिया, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ एंट्रोपी का होना था आपने उसको स्टॉप कर दिया बाय प्रोवाइडिंग लिड। आप उसको एक्सपैंड होने का मौका नहीं दे रहे हो। सो अगर ये सिनेरियो होगा, तो अगर आपके पास प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन होना स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे सफिशेंट अमाउंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्रिएट हो गए हैं, और अब उनको मौका नहीं मिल रहा कहीं पे भी एस्केप करने का, तो यहाँ पे एक और प्रोसेस होने का चांस है, और वो कंडेंसेशन का प्रोसेस है। आपने दोबारा अगर मैं ये कहूँ कि आपके पास कंडेंसेशन प्रोसेस की भी जो बेसिस हैं वो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं और उनका इम्बैलेंस है। लेट सपोज आपको पता है कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल, लिक्विड के जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, उनके पास इम्बैलेंस ऑफ फोर्सेस है। जैसे ही कोई वेपर जो है वो इस मॉलिक्यूल के करीब आएगा, ये फ़ौरन से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ताकि अपनी ये जो इम्बैलेंस फोर्स है इसको बैलेंस कर सके, इसको नेबर में लाने की कोशिश करेगा। एज अ रिजल्ट आपका जो गैशियस मॉलिक्यूल है वो आपके पास लिक्विड मॉलिक्यूल में दोबारा वापस चला जाएगा, एक लिक्विड के अंदर दोबारा वापस आ जाएगा। तो ये प्रोसेस आपके पास अगेन इसकी बेसिस भी आपके पास इम्बैलेंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, और यहाँ पे आपके पास सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली, ये भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जिस तरह आपके पास इवेपोरेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, कंडेंसेशन भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आप ऐसा खुद कोई वर्क नहीं कर रहे हो, आपका सिस्टम ऑलरेडी इस वे में मूव कर रहा है कि गैसेस मॉलिक्यूल ऑटोमेटिकली लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं, और इनकी बेसिस जो है आपके पास वो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस का इम्बैलेंस होना है। अगर आपने सिस्टम में जो है, अगर आप उस सिस्टम को ऐसे रहने देते हो, तो आपके पास एक पॉइंट ऐसा आएगा जब रेट ऑफ इवेपोरेशन आपके पास इक्वल हो जाएगी रेट ऑफ कंडेंसेशन की। ये एक इनेट पॉइंट है, आप लोग इक्विलिब्रियम में स्टडी कर चुके हो कि इक्विलिब्रियम के लिए भी आपको ऐसे खुद कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती, आपके सिस्टम की इनेट ख्वाहिश होती है कि वो एक बैलेंस अटेन कर ले, या वो इक्विलिब्रियम स्टेट में जाना प्रेफर करता है। सो आपके पास ये जो, अगर सिस्टम में इवेपोरेशन और कंडेंसेशन ऑटोमेटिकली हो रही है, आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाएगा, और जब आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ गया है, और उस वक्त जितने गैस के इसको अब आप गैस नहीं, अब आप इसको वेपर कहोगे, क्योंकि यहाँ पे दो स्टेट साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है, आपके पास एक लिक्विड स्टेट है और एक गैसियस स्टेट है। सो इस केस में आपका वेपर, जो आपकी कंटेनर गैस का जो कंटेनर, जिस आपने कंटेनर ऑफ गैस स्टडी किया था, यहाँ पे आपके वेपर का जो कंटेनर है उसके ऊपर आपके वेपर के मॉलिक्यूल जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे वो बेसिकली आपके पास इक्वल है वेपर प्रेशर के। सो इस चीज़ को आप जहन में डाल लें कि प्रेशर और वेपर प्रेशर में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों फोर्स एक्सर्टेड बाय वेपर या फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल हैं। लेकिन जो डिफरेंस है वो यहाँ पे ये आता है कि जब भी आप वेपर प्रेशर की बात करते हो, वहाँ पे आपके पास सिस्टम में हेट्रोजीनियस सिस्टम होना चाहिए। हेट्रोजीनियस सिस्टम का मतलब ये है कि वहाँ पे आपके पास वेपर एग्जिस्ट करना चाहिए। सेकेंड थिंग आपके पास ये है कि आपके पास क्लोज कंटेनर होना चाहिए। अगर आप क्लोज कंटेनर नहीं लोगे तो आपके पास इस इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने का चांस नहीं है, क्योंकि एंट्रोपी की वजह से आपके पास तमाम के तमाम जितने भी वेपर क्रिएट होंगे वो आपके पास लीक आउट कर जाएंगे और सराउंडिंग में जाना प्रेफर करेंगे, वो उस स्पेस में कन्फाइन करना प्रेफर नहीं करेंगे। सो फर्स्ट थिंग आपके पास वेपर होना चाहिए, सेकेंड थिंग आपके पास क्लोज कंटेनर होना चाहिए, और आप लोगों ने वेपर प्रेशर को जब मेजर करना है तो आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, आपके पास रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल होना चाहिए रेट ऑफ कंडेंसेशन के। सो ये आपके पास वेपर प्रेशर की डेफिनेशन है। अब कौन कौन से फैक्टर इस वेपर प्रेशर को इफेक्ट कर सकते हैं, उसमें बेसिकली दो फैक्टर आते हैं। एक आपके पास नेचर ऑफ सब्सटेंस है, जो आपका वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली आपके पास केमिकल नेचर पे डिपेंड करता है कि आपके सब्सटेंस की केमिकल नेचर क्या है। केमिकल नेचर की बेसिस पे आप सब्सटेंसेस को दो पोर्शन में डिवाइड कर सकते हो। आप कह सकते हो कि आपका सब्सटेंस वोलाटाइल है, या आप कह सकते हो कि आपका सब्सटेंस नॉन वोलाटाइल है।
अगर हम सिंपल ऐसे सब्सटेंस की बात करें जो कि वोलेटाइल हैं, तो वोलेटाइल में भी आगे दो कैटेगरीज आती हैं। एक को आप कहते हो कि हाईली वोलेटाइल सब्सटेंसेस हैं, दूसरी कैटेगरी को आप रिलेटिवली लो वोलेटाइल सब्सटेंसेस बोलते हो। अगर वोलेटाइल नेचर की बात की जाए तो वहाँ पे जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो बेसिकली लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में। अब यहाँ पे मैं अगर कहीं पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूँगी तो मैंने जो रेफरेंस थिंग सेलेक्ट की हुई है या जो रेफरेंस फेज सेलेक्ट की हुई है वो बेसिकली लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। और मैं ये कह रही हूँ कि आपने अगर किसी सब्सटेंस की वेपर प्रेशर के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप फोकस करोगे उसकी लिक्विड के फेज के ऊपर। यहाँ पे लेट सपोज कंपैरिजन कर लेते हैं। आपके पास एक वाटर का सॉल्वेंट है और दूसरा आपके पास एथेनॉल का सॉल्वेंट है। अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करो तो आप क्या करोगे, फर्स्ट थिंग आप देखोगे कि आपके पास ये दोनों सॉल्वेंट की जो लिक्विड फेजेस हैं उसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस कौन से प्रेजेंट हैं। अगर वाटर के केस में बात की जाए तो आपको पता है कि वाटर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। और अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं कि आपके पास वाटर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और उसकी रीज़न ये होती है कि आपके पास वाटर जो है वो पर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो मेरा ख्याल है आप लोग इस स्टेटमेंट से फेमिलियर होगे। केम 1 आप लोग सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। मेजर वालों को एज सच इस स्टेटमेंट को समझने में कोई आइडिया नहीं मतलब मुश्किल नहीं आनी चाहिए। लेकिन फॉर माइनर जस्ट फॉर रिवीजन, आपको पता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं उसमें सिंपली जो है दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। मतलब आपके पास एक जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि ये दोनों हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो। दूसरा आपको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर प्रेजेंट हैं। तो ये जो दो लोन पेयर हैं ये भी आपके पास कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं टुवर्ड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर सिंपली मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेबिलिटी की बात की जाए तो वाटर के केस में आपके पास जो कैपेबिलिटी है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल हैं। वाटर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उसकी निस्बत अगर मैं एथेनॉल की बजाय ईथर की एग्जांपल लूँ जिसको आप जनरली ROR से रिप्रेजेंट करते हो, तो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एज सच कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है क्योंकि डायरेक्टली आपका जो ऑक्सीजन एटम है वो किसी भी हाइड्रोजन के साथ अटैच नहीं होता। आर का मतलब है कि आप अल्काइल ग्रुप से डील कर रहे हो और अल्काइल ग्रुप का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कार्बन है। अगर आप के पास ईथर का मॉलिक्यूल है तो वाटर के कंपैरिजन में आपके पास ईथर के मॉलिक्यूल में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। आपने सिंपली कोई भी सब्सटेंस आपको दिया जाए और कहा जाए कि आप उसकी वोलेटाइल नेचर को कंपेयर करो और आपसे आंसर मांगा जाए कि आपको कैसे पता चलेगा कि किस सब्सटेंस का वोलेटाइल नेचर ज़्यादा है और किसकी कम है। तो आप सिंपली उसकी लिक्विड फेज की तरफ देखोगे, फिर उसमें प्रेजेंट इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस को डिफाइन करोगे। अगर वाटर और ईथर को कंपेयर किया जाए तो आपके पास वाटर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टिव फोर्सेस हैं। ये इंटरेक्टिव फोर्सेस आप लिक्विड में डिफाइन कर रहे हो, तो इसका मतलब अगर आपके पास लिक्विड में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट हैं, ये सब्सटेंस आपके पास जो है वो प्रेफर नहीं करेगा कि ये सब्सटेंस प्रेफर नहीं करेगा कि ये आपके पास जो है ये कन्वर्ट हो जाए, ये वेपर में कन्वर्ट होना इस प्रेफर नहीं करेगा। अगर आपके पास लिक्विड में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है तो आपके पास वेपर प्रेशर की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। और उसकी रीज़न ये होती है कि अगर आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हाई कर दो तो आपका सब्सटेंस लिक्विड में रहना प्रेफर करेगा, वो एज सच गैशियस स्टेट में जाना प्रेफर नहीं करेगा। तो उस सिनेरियो में आपके पास वेपर प्रेशर की वैल्यू लो होगी। इसी के कंपैरेटिव अगर आप ईथर को देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फोर्सेस जो है या एज सच इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा लो है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आपके पास यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। बेशक आपके ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है लेकिन यहाँ पे आपका ऑक्सीजन डायरेक्टली किसी हाइड्रोजन के साथ अटैच नहीं है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस सिनेरियो में आपके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ या इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है वो वंडर वॉल फोर्सेस हैं जो कि एक बहुत वीक फोर्सेस हैं। तो अगर आप यहाँ पे बात करोगे, इस सिनेरियो में ईथर के लिए बात करोगे तो आप कहोगे कि इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू बहुत ज़्यादा थोड़ी है। एज अ रिजल्ट इस केस में आपके पास वेपर प्रेशर की बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू आएगी। और उसकी रीज़न ये है कि आपके पास वेपर प्रेशर और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप इसमें इनवर्सली लिंक्ड हैं। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू लेस है ईथर में तो आपके पास वेपर प्रेशर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई आएगी। वाटर को आप कहोगे कि ये लेस वोलेटाइल सब्सटेंस है क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, और ईथर को आप कहोगे कि ये हाईली वोलेटाइल सब्सटेंस है। अगर आप सिंपली वाटर और एथेनॉल को कंपेयर करो तो इस केस में भी
एथेनॉल जो है उसमें सिंपली जो है एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो एथेनॉल को मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल बनाएगा, और उस केस में आपके पास जो है फिर भी वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर लो होगा, जबकि एथेनॉल जो है आपके पास उसका वेपर प्रेशर कंपैरेटिव टू वाटर जो है वो हाई होगा। यही वजह है कि आप लोग सारे आजकल अल्कोहल सैनिटाइजर यूज़ कर रहे होगे, और आप लोग देखोगे कि अगर आप कभी उसकी कैप गलती से खुली छोड़ दो तो उस सिनेरियो में आपको ऐसे लगता है कि सारा आप लिक्विड से ही हाथ धो रहे हो, आपने ऐसे अल्कोहल उसमें ऐड नहीं किया हुआ। उसकी रीज़न यही होती है कि जो डिजॉल्व अल्कोहल होता है वो ऑलरेडी जो है आपके पास गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो चुका होता है, और आप बेसिकली सिर्फ और सिर्फ वाटर से हाथ धो रहे होते हो, आपके पास सैनिटाइजिंग इफेक्ट नहीं आ रहा होता। सो नेक्स्ट, अगर अब बात करें नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस की, तो ये क्लियर कट डेफिनेशन है कि नॉन वोलेटाइल ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें एवेपोरेशन की टेंडेंसी नहीं होती। जितने भी आपके पास सॉलिड हैं उनमें एज सच कोई टेंडेंसी नहीं है कि वो एवेपोरेशन का प्रोसेस करें। आपको पता है कि सॉलिड से अगर आपने डायरेक्टली किसी भी सब्सटेंस को गैस में कन्वर्ट करना हो तो वो सब्लिमेशन का प्रोसेस है, और ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। मतलब एनवायरनमेंट में पड़े पड़े आपका कोई भी सब्सटेंस जो है वो गैस में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर ये प्रोसेस होता होता तो आपकी जितने भी डेस्क टेबल या जितने भी सॉलिड सब्सटेंस है यूनिवर्स के वो ऑटोमेटिकली गायब हो रहे होते। सो सॉलिड जो है वो एक नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस हैं। वो जिस तरह आपके पास अगर लिक्विड गिरा था और लिक्विड मैजिकली इवेपोरेट हो गया था, और अगर आप यही प्रॉपर्टी सॉलिड पे अप्लाई कर दो तो आपके पास यूनिवर्स बेसिकली जो है वो बैठे बैठे इवेपोरेट होनी चाहिए। सो सॉलिड ओवरऑल नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है, इसमें टेंडेंसी ऑफ एवेपोरेशन नहीं होती। उसकी रीज़न ये होती है कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई है। ये एक दूसरे को गैशियस स्टेट में जाना देना प्रेफर ही नहीं करते, बल्कि आपको नॉन स्पॉन्टेनियस वर्क परफॉर्म करके सब्लिमेशन का प्रोसेस करना पड़ता है। तो सॉलिड्स के केस में आपके पास वेपर प्रेशर की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। आप जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उसके अंदर अगर आप कहीं पे यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज ऐड कर रहे हो, सॉलिड सब्सटेंस को ऐड कर रहे हो, तो आप वहाँ पे हमेशा इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि आपके पास उनकी नॉन वोलेटाइल नेचर होने की वजह से वेपर प्रेशर की वैल्यू हमेशा 0 के इक्वलेंट होगी। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं जो अदर फैक्टर है वो टेम्परेचर का फैक्टर है। टेम्परेचर का फैक्टर बहुत डायरेक्ट फैक्टर है। अगर आप सिंपली जो है टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज़ करोगे तो आपके पास सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो आपके पास इवेपोरेशन का प्रोसेस इंक्रीज़ होगा। अगर इवेपोरेशन का प्रोसेस इंक्रीज़ होगा कॉरेस्पॉन्डिंगली आपके पास कंडेंसेशन का प्रोसेस भी इंक्रीज होगा। एज अ रिजल्ट आपके सिस्टम में इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन होगा, और ओवरऑल आपके पास वेपर प्रेशर की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। तो ये एक डायरेक्ट प्रोसेस है, और इसमें आप सिंपली काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हो, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से लिक्विड मॉलिक्यूल की जो एस्केपिंग टेंडेंसी है इनटू गैसियस स्टेट वो इंक्रीज हो जाती है। सो वेपर प्रेशर दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक नेचर ऑफ सब्सटेंस है और दूसरा आपके पास टेम्परेचर का फैक्टर है। अब आप लोगों ने वेपर प्रेशर को स्टडी करना है विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन। इसका फ़ायदा क्या है, मतलब अगर आप वेपर प्रेशर को स्टडी कर रहे होगे विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन, अगर आप स्टडी कर रहे होगे तो आप लोगों को पता है कि आपने गैसेस के केस में आइडियल गैस लॉ बनाया था। एक आपने पी वी इज इक्वल टू NRT डिराइव किया था, और आपने कहा था कि जो गैसेस इसको फॉलो करेंगी, इसको कम्प्लीटली फॉलो करेंगी, वो आपके पास आइडियल गैसेस हैं। जो गैसेस इससे डेविएशन शो करेंगी इस लॉ से, वो आपके पास नॉन आइडियल गैसेस हैं या रियल गैसेस हैं। सो उसी तरीके से आप वेपर प्रेशर को यूज़ करके एक लॉ बनाते हो जिसको जनरली राउट्स लॉ कहा जाता है, और राउट्स लॉ आपके पास जो है ये बेसिस है कि ये आपको बताएगा कि आपका जो सोल्यूशन आपने बनाया है वो आइडियल है या नॉन आइडियल है। सो अगर सोल्यूशन की बात की जाए तो आपके पास सिस्टम सोल्यूशन जो है वो बेसिकली उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट आप नेम दे देते हो सॉल्यूट का, दूसरा कंपोनेंट आप उसको नेम देते हो सॉल्वेंट का। तो सॉल्यूट का कंपोनेंट आपके पास वो कंपोनेंट होता है जो कि लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है सिस्टम के अंदर, और सॉल्वेंट ऐसा कंपोनेंट होता है जिसकी कंसंट्रेशन इन कंपैरिजन टू योर सॉल्यूट हाई होती है। सो आपने सिंपली कंपेयर करना होता है कंसंट्रेशन को। जिसकी कंसंट्रेशन लो है आप उसको सॉल्यूट का नेम दे देते हो, और जिस कंपोनेंट की कंसंट्रेशन हाई है आप उसको सॉल्वेंट का नेम दे देते हो। यहाँ पे कीप दैट इन माइंड, हम बाइनरी सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, हम इससे ज़्यादा कंपोनेंट्स को इंक्लूड अभी नहीं कर रहे। दूसरी थिंग, अगर आप सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर को इंक्लूड कर लो तो आपके पास जो चांस है वो ये है कि आपके पास दोनों कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ऐसा हो सकता है कि आपके पास दोनों कंपोनेंट्स जो है वो वोलेटाइल हों, या दूसरा सिनेरियो आपके पास ये है
कि एक कंपोनेंट आपके पास नॉन वोलेटाइल है और दूसरा कंपोनेंट आपके पास जो है वो वोलेटाइल, एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल हो जाए और दूसरा कंपोनेंट वोलेटाइल हो जाए। सो आपके पास जो सिनेरियो क्रिएट होगा, या इसको अगर हम जनरलाइज स्टेटमेंट दें, तो वो ये है कि आपके पास दोनों कंपोनेंट सोल्यूट और सॉल्वेंट वोलेटाइल भी हो सकते हैं और नॉन वोलेटाइल भी हो सकते हैं। आपने एज सच डिफाइन नहीं किया, आपके पास इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि जो सोल्यूट और सॉल्वेंट आप ले रहे हो उसकी नेचर जो है वो वोलेटाइल भी हो सकती है और वो नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है। एक और स्टेटमेंट जो आप लोग हमेशा यहाँ पे देखोगे जब भी राउट्स लॉ को डिराइव करते हैं, तो वो ये होती है कि आपका सिस्टम नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। ये जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाली कंडीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर आप सिस्टम में इलेक्ट्रोलाइट ले लोगे तो अगर मैं सिंपली इसको इस वे में डिफाइन करूँ कि जब आपने राउट्स लॉ को अप्लाई करना है तो आपके पास एंड रिजल्ट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की एक इक्वेशन आती है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपके पास डायरेक्टली रिलेट कर रहा होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती हैं। अगर आपके सिस्टम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज हो रहे हैं तो आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज होती है। अगर ये चीज़ जहन में रखी जाए और मैं कह रही हूँ, अगर आप ये कंडीशन ना लगाओ और आप कह दो कि आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, तो बेसिकली होगा क्या, लेट्स सपोज आपके पास इलेक्ट्रोलाइट जो है वो HA है। मैं कोई भी एसिड ले रही हूँ जिसको जब मैं वाटर में डिजोल्व करूँगी तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा H पॉजिटिव और A नेगेटिव के जो हैं कंपोनेंट्स में। तो आपके पास जो आंसर आएगा मतलब आयनाइज हो जाएगा। बेसिकली कोई भी एसिड आप लोगे तो वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन ही ये है कि जैसे ही आप उसको एक्वस कंडीशन में लो, वो आपके पास जो है कन्वर्ट हो जाते हैं अपने आयंस के अंदर। तो यहाँ पे आपने मॉलिक्यूल एक लिया था, HA आपके पास एक मॉलिक्यूल है, लेकिन जैसे ही आपने उसको सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाया, वहाँ पे वो आयनाइज होकर दो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया। पहले वो HA की फॉर्म में था, अब वो H पॉजिटिव और A नेगेटिव की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन अगर आप और करो तो इन तीनों की, HA की, H पॉजिटिव की और A नेगेटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। तो इसका मतलब आप हर एक कंपोनेंट को एज अ सेपरेट मॉलिक्यूल काउंट करोगे। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का इशू ये होता है कि जैसे ही आप उसको सिस्टम में ऐड करते हो, वो या तो एसोसिएशन का फिनोमेना कर देते हैं या वो डिसोसिएशन का फिनोमेना कर देते हैं। उस केस में आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं। हम इस कंडीशन से बचने के लिए, क्योंकि अगर हम सिस्टम में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो हम इस कंडीशन से बचने के लिए एक कंडीशन लगा देते हैं कि जब भी आपने राउट्स लॉ को स्टडी करना है, आपने नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स लेने हैं। और उसकी रीज़न आपके पास ये है कि अगर आप इलेक्ट्रोलाइट ले लो तो आपके पास नंबर ऑफ आइंस जो हैं सिस्टम में वो चेंज हो जाते हैं। और राउट्स लॉ बेसिकली डेफिनेशन है या बेसिस है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। तो अगर आपके पास सिस्टम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज हो रहे हैं तो आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इनडायरेक्टली जो है वो चेंज हो जाती है। और आपका सिस्टम में राउट्स लॉ बेसिकली अब आप मज़ीद उस पर अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपके सिस्टम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली किसी भी प्रोसेस की वजह से चेंज हो रहे हैं। तो आप आयनाइजेशन या डिसोसिएशन या एसोसिएशन से बचने के लिए, आप इस तरह के प्रोसेस से बचने के लिए आप एक कंडीशन लगा देते हो कि जो भी कंपोनेंट आप ले रहे हो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। अब हम उन दो केसेस को स्टडी करते हैं जिन पे हमने राउट्स लॉ को देखना है। तो फर्स्ट केस आपके पास ये है कि आपके पास दोनों कंपोनेंट सिस्टम में वोलेटाइल हैं। अगर हम एक जनरलाइजेशन अभी से बना लेते हैं कि आपके पास एक कंपोनेंट जो है वो सॉल्यूट है, दूसरा कंपोनेंट आपके पास सॉल्वेंट है। चूँकि आपने ये इसकी स्टडी की है कि आपके पास जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, या मैं यूँ कहूँ कि वेपर प्रेशर आपके पास डायरेक्टली डिपेंड करता है केमिकल फार्मूला पे। क्योंकि केमिकल फार्मूला को देख के ही आपने गेस किया था कि इस सिस्टम में इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शंस कैसे हैं। जैसे यहाँ पे अभी आप लोगों ने ऊपर जो वाटर और ईथर की एग्जांपल ली है, आपने सिंपली केमिकल फार्मूलाज को देखा है और आपने बता दिया कि केमिकल नेचर की वजह से इसमें इतनी स्ट्रेंथ है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की। इसके केमिकल को देख के आपने गैस लगा लिया कि इसमें कितनी स्ट्रेंथ है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की। तो अगर आप ये बात करते हो कि आप सोल्यूशन बना रहे हो तो इसका मतलब ये कि आप सोल्यूट और सॉल्वेंट ले रहे हो, और सोल्यूट और सॉल्वेंट की केमिकल नेचर डिफरेंट होनी चाहिए, तभी आप उनको दो कंपोनेंट कहोगे। अगर आप वाटर में वाटर को मिक्स कर रहे हो तो वो सोल्यूशन नहीं होता, वो आपके पास कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन है। अगर आप सिस्टम को सोल्यूशन कह रहे हो तो इसका मतलब आपके पास केमिकल फार्मूलाज डिफरेंट होने चाहिए। अगर आपके पास केमिकल फार्मूलाज किसी सब्सटेंस के डिफरेंट है तो इसका मतलब उनके वेपर प्रेशर बनाने की कैपेबिलिटी जो है वो भी डिफरेंट है।
तो ये चीज़ मस्ट है कि चाहे आपके पास सिस्टम में दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट हो, एक कंपोनेंट आपके पास हाईली वोलेटाइल होगा, मतलब कंपैरेटिवली अगर बात की जाए तो एक की जो वेपर प्रेशर है उसकी बनाने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी और दूसरी की कम होगी। उसकी रीज़न ये है कि आपके पास केमिकल फार्मूला डिफरेंट है। केमिकल फार्मूला डिफरेंट होने की वजह से आपके पास साइजेस का डिफरेंस आ सकता है, आपके पास इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ का डिफरेंस आ सकता है। आपके पास एक सिस्टम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, दूसरे में वंडर वॉल फोर्सेज हो सकती है, डायपोल डायपोल इंड्यूस डायपोल का डिफरेंस आ सकता है। सो नंबर ऑफ वेज की वजह से चूंकि आपके पास मतलब जनरलाइज अगर सिंपली बात की जाए तो वो ये है कि चूंकि आपके पास सोल्यूट और सॉल्वेंट का केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट है, तो इसका मतलब उनमें इंटरेक्शंस डिफरेंट है। अगर उनमें इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ डिफरेंट है तो आपके पास एक सिस्टम जो है वो हमेशा वेपर प्रेशर की हाई वैल्यू देगा और दूसरा सिस्टम जो है वो कंपैरेटिवली आपके पास लो देगा। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है वो आपके पास रिलेटिवली हाई वेपर प्रेशर देने वाला कंपोनेंट है और बी का जो मॉलिक्यूल है वो आपके पास रिलेटिवली लो वेपर प्रेशर देने का कंपोनेंट है। ये असम्पशन सिर्फ और सिर्फ जनरलाइज्ड असम्पशन है। आप इसके ऑपोजिट भी जो है वो गैस कर सकते हो, या इसके आप सॉल्वेंट बी को हाईली वोलेटाइल ले सकते हो और सॉरी सोल्यूट बी को आप हाईली वोलेटाइल ले सकते हो और सॉल्वेंट को आप लेस वोलेटाइल भी ले सकते हो। सो इस एक्सपेरिमेंट के पर्पज़ के लिए जो हमने कंडीशन लगाई है वो ये है कि आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हाईली वोलेटाइल हैं और सोल्यूट बी जो है वो वोलेटाइल ज़रूर है लेकिन कंपैरेटिवली उसकी वैल्यू या लेस वोलेटाइल नेचर का है, एज सच कंपेरेबल नहीं है आपके पास सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ। दूसरी जो एक हम लोग कंडीशन ले रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, सोल्यूट के मॉलिक्यूल को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। सो अगर हम सोल्यूशन बनाने की तरफ जाएं तो आप सबसे पहले क्या लोगे कि आप एक कंटेनर लोगे, कंटेनर को कवर अप कर दोगे और इस कंटेनर के अंदर आप अपना प्योर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जो है उसको ले लोगे। सो इस सिनेरियो में आपके पास सिस्टम में लिक्विड से पहले सोल्यूट के मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में जाना स्टार्ट होंगे, फिर आपके पास इवेपोरेशन के प्रोसेस की वजह से आपके पास सिस्टम में कंडेंसेशन का प्रोसेस जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा और उस वक्त जब आप वेपर प्रेशर को स्टडी करोगे तो वो आपके पास पी नॉट ए के इक्वल होगा, जो इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि आप प्योर सॉल्वेंट को लेकर स्टडी कर रहे हो। ये जो नॉट का जो साइन है ये प्योर थिंग के लिए यूज होता है, ये उस वक्त आपको सिस्टम की स्टेट बता रहा है जब आपने सिस्टम में अभी कोई चेंज नहीं की और आप सिंपली प्योर सॉल्यूट या प्योर सॉल्वेंट से डील कर रहे हो। नेक्स्ट आप एक और बीकर लोगे और उसको भी लिड से कवर कर दोगे। इसमें आपने यहाँ पे इस चीज़ को रिमूव कर लीजिएगा, ये सॉल्यूट है, यहाँ पे सॉल्वेंट लिखा हुआ है, इसको ये गलत स्टेटमेंट है। सो आप प्योर सॉल्यूट लोगे और सॉल्यूट आपके पास लिक्विड स्टेट में होगा क्योंकि आपने कहा एक सब्सटेंस वोलेटाइल है तो इसका मतलब सॉलिड तो आप ले ही नहीं सकते। और अगर आप स्टार्ट भी करोगे तो जो जनरली स्टार्टिंग थिंग है और सोल्यूशन आप ले रहे हो तो बेसिकली आप जनरली गैसेस के सोल्यूशन भी हम बनाते हैं लेकिन वो कंपैरेटिवली लो होते हैं। सो दूसरा अगर आप लेट सपोज अगर आप गैस ले भी रहे हो तो आप कंडेंसेशन का प्रोसेस करके इवेपोरेशन के प्रोसेस को जनरेट करवा सकते हो। सो अगेन आपके पास गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हम अपनी ईज के लिए स्टार्टिंग पॉइंट लिक्विड ले रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन लिक्विड्स हैं वो सॉलिड इन जो है सॉलिड इन अगर लिक्विड आप ले रहे हो तो ऐसे सॉल्यूशंस कॉमन है या लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस जो हैं ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। सो हम अपनी ईज के लिए यहाँ पे जो एजम्पशन ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि आपके पास सिस्टम में वोलेटाइल कंपोनेंट है, इसका मतलब है कि आप सॉलिड नहीं ले सकते, तो आप स्टार्ट करोगे लिक्विड के सॉल्यूट से ही आप स्टार्ट करोगे। तो अगर यहाँ पे इसका प्योर सॉल्यूट का अगर प्रेशर स्टडी किया जाए तो आप सिंपली सिस्टम में सॉल्यूट लोगे, उसको लिड से कवर कर दोगे उस सिस्टम को, वहाँ पे इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा, इवेपोरेशन के प्रोसेस की वजह से आपके पास यहाँ पे अगेन कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और जब आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तब आप उसके वेपर का प्रेशर स्टडी करोगे तो वो आपके पास पी नॉट बी के इक्वल होगा, जो इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि इस वक्त आपका वेपर प्रेशर जो है वो पी नॉट बी के इक्वल है। अब आप अगर सॉल्यूशन की तरफ जाओ तो आप जो काम करते हो वो ये करते हो कि वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को आप कन्वर्ट कर देते हो, इसमें ऐड कर देते हो अपने सॉल्वेंट के अंदर और ये आपके पास जो है सॉल्यूशन बन जाता है। तो जो काम आप करने जा रहे हो वो ये करने जा रहे हो कि आप ए और बी को आप इसमें मिक्स करने जा रहे हो। सो आपने बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ बी को लेके आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया ए के अंदर।
तो अब आपके पास जो सिस्टम में अगर हम सेपरेटली देखें कि आपके पास पी नॉट ए और पी नॉट बी पे क्या इन्फ्लुएंस आएगा, तो हम अगर इसको अंडरस्टैंड कर लें तो हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है हमारे पास। सो फर्स्टली अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें और हम फोकस करें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की तरफ, तो लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास सिस्टम में सरफेस पे 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे। ये हाईली वोलेटाइल सब्सटेंस था। 10 के 10 मॉलिक्यूल ही आपके पास जो हैं, 10 में से लेट्स सपोज आपके पास इस वक्त जो है वो 7 मॉलिक्यूल्स हाईली वोलेटाइल सब्सटेंस है, तो आपके पास 7 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कन्वर्ट होना प्रेफर करें गैसियस स्टेट के अंदर। तो अगर आपके पास जो एक्टिव साइट्स हैं जितनी, अगर वो 10 थी, तो 10 मॉलिक्यूल्स में से चूंकि 7 आपके पास कन्वर्ट हो रहे हैं, तो बेसिकली 10 में से आपके पास 7 एक्टिव साइट्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं वेपर प्रेशर को जनरेट करने में। सो लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पर गौर करो तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ साइट्स जो हैं वो लेस हो गई हैं, और उसकी रीज़न ये है कि आपने सिस्टम में सॉल्यूट को ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे ये वाली एक्टिव साइट भी बी ने ऑक्यूपाई कर ली है, ये वाली एक्टिव साइट भी बी ने ऑक्यूपाई कर ली है, ये वाली एक्टिव साइट भी बी ने ऑक्यूपाई कर ली है। सो जब आप सिस्टम में सॉल्यूट को ऐड करोगे तो उस सॉल्यूट के पास भी इक्वल कैपेबिलिटी है कि वो उसके मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर आ जाएं। अगर उसके मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर आ रहे हैं और आप स्टडी कर रहे हो, मतलब अपने सिस्टम का रेफरेंस पॉइंट आपने सॉल्वेंट लिया हुआ है और आप इफेक्ट देखना चाह रहे हो कि बेसिकली सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट आएगा, तो आप देखोगे कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो कि ए से रिप्रेजेंट कर रहे हो उनके लिए नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स अब लो हो गई हैं। आपके पास सिस्टम में पहले 10 साइट्स प्रेजेंट थी, अब आपके पास 7 साइट्स जो हैं वो बी ने ऑक्यूपाई कर ली हैं, तो आपके पास सिस्टम में 7 एक्टिव साइट्स रह गई हैं। अब आपके 7 एक्टिव साइट्स में से सिर्फ और सिर्फ 4 मॉलिक्यूल जो हैं वो वेपर में कंट्रीब्यूट करेंगे, और एज सच जो है ओवरऑल अगर आप मतलब इसको जनरलाइज स्टेटमेंट के तौर पे दो, तो आप ये कहोगे चूंकि आपके पास सिस्टम में आपने सोल्यूट ऐड कर दिया तो उस वक्त आपके पास सॉल्वेंट के लिए एक्टिव साइट लेस हो गई हैं। एज अ रिजल्ट जो एक्टिव साइट्स आपके पास सोल्यूट ने ऑक्यूपाई कर ली हैं वो अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट में कंट्रीब्यूशन नहीं दे रही। सो ये जो हिंडर कर रहा है आपके पास सोल्यूट की प्रेजेंस बेसिकली हिंडर कर रही है इन एक्टिव साइट्स को ऑक्यूपाई करके, वो जो है इस एक्टिव साइट को बेसिकली कंट्रीब्यूशन से रोक रहा है कि वो अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल वेपर प्रेशर में जो है कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ पे अब बी के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वहाँ ए का मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। सो अगर आपके पास ऐसा सिनेरियो हो जिसमें आपने सिस्टम को सॉल्वेंट को कन्वर्ट कर लिया है सोल्यूशन में, तो आपके पास जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होगा वो लेस होगा पी नॉट ए से। सो आप कह रहे हो कि अगर आप यहाँ पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर स्टडी करोगे, और इसको अब मैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए बोलूँगी क्योंकि अब आपके पास सिस्टम में एक से ज़्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट है, और जहाँ पे हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं वहाँ पे हम पार्शियल प्रेशर का जो है टर्मिनोलॉजी उसको यूज़ करते हैं। सो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए आपके पास हमेशा लेस होगा देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और उसकी रीज़न ये है कि आपके पास एक्टिव साइट्स जो कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को रिक्वायर्ड थी वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूशन के लिए, वो अब लेस हो गई हैं क्योंकि आपने सिस्टम में सोल्यूट को ऐड कर दिया है। इसी के अपोजिंग थिंग में आप जो स्टडी कर सकते हो वो सोल्यूट के मॉलिक्यूल हैं। अब आप सोल्यूट के मॉलिक्यूल को एज अ रेफरेंस पॉइंट लो, तो आपने कहा कि ये वाला मॉलिक्यूल जो था ये लेस वोलेटाइल इन नेचर है। तो लेट्स सपोज अगर आपके पास 10 प्रेजेंट थी, 10 एक्टिव साइट्स प्रेजेंट थी, तो यहाँ पे आपका सिस्टम जो है जब प्योर सॉल्वेंट को आप स्टडी कर रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ 5 मॉलिक्यूल जो हैं वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहे थे, और जो है एज सच आपके पास सिस्टम में इतनी कैपेबिलिटी है कि सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल जो है वो प्रेफर करते हैं आपके पास वेपर स्टेट के अंदर जाना। तो अगर आप यहाँ गौर करो, सोल्यूशन के केस में गौर करो, तो एक तो ये कि इसमें प्योर के केस में आपके पास 10 एक्टिव साइट्स प्रेजेंट थी। अगर आप यहाँ पे एक्टिव साइट्स को गौर करो तो आपने बिल्कुल माइन्यूट अमाउंट ऐड की है सोल्यूट की एक सोल्यूशन के अंदर, तो इसकी जो एक्टिव साइट्स हैं वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 हैं। तो फर्स्ट इफेक्ट तो आपके पास जो आ रहा है वो नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स का बहुत स्ट्रॉन्ग डिफरेंस आपके पास आ रहा है। आपके पास सोल्यूट के केस में यहाँ पे 10 एक्टिव साइट्स प्रेजेंट थी, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 एक्टिव साइट प्रेजेंट हैं जिसमें आपका सिस्टम जो है वो कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन शो कर सकता है। सो अगर यहाँ पे 10 एक्टिव साइट्स थी और आपके पास 5 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहे थे, तो यहाँ पे अगर आपके पास 3 हैं तो हो सकता है आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट होना प्रेफर करे। ये अगर मैक्सिमम भी बात की जाए तो ये प्रोबेबिलिटी आपके पास सिंपल 2 तक जा सकती है।
यहाँ पे अगर आपके पास सिस्टम में फुल 10 एक्टिव साइट्स प्रेजेंट थी और 5 जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, तो यहाँ पे जो उनकी कंट्रीब्यूशन होगी बेशक यहाँ पे ओवरऑल जो एक्टिव साइट्स हैं वो 10 के ही इक्वल हों, लेकिन आपका सिस्टम जो है, जो आपने रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट किया हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ 3 साइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ पी को स्टडी करोगे, मतलब सिर्फ इस कंपोनेंट की वजह से जितना वेपर प्रेशर आ रहा है उसको स्टडी करोगे, तो वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ इक्वल होगा जितने आपने आपके सिस्टम में बी ने जितनी एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई की हुई हैं, सिर्फ आपने उनको देखना है। तो यहाँ पे आपके पास 10 मॉलिक्यूल थे, एक्टिव साइट्स थी, यहाँ पे आपके पास जो हैं 3 एक्टिव साइट्स हैं, यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे वेपर प्रेशर में, और यहाँ पे आपके पास सिंपली ज़्यादा से ज़्यादा 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे वेपर प्रेशर के अंदर। सो ओवरऑल इस केस में भी, पीबी के केस में भी, आपके पास जो है पीबी की वैल्यू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट जो है वो हमेशा लेस होगी एज कंपेयर टू योर प्योर सॉल्यूट। सो अगर आप प्योर को कंपेयर करो तो आपके पास हमेशा जो है सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स हमेशा अपने रिस्पेक्टिव प्योर सॉल्यूट और सॉल्वेंट से हमेशा लेस आएंगे। और उसकी रीज़न ये है कि आपके पास सिर्फ एक्टिव साइट्स की गेम है। अगर आप सॉल्वेंट के केस में बात करो तो सोल्यूट की प्रेजेंस की वजह से आपके पास कंट्रीब्यूशन लेस हो जाती है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की। और अगर आप वेपर पी नॉट बी के केस में बात करो या सोल्यूट के केस में बात करो, सो उस सिनेरियो में आपके पास जो एक्टिव साइट्स हैं ऑलरेडी सोल्यूट ही आपने इतनी थोड़ी अमाउंट में ऐड किया है कि वो बहुत थोड़ी एक्टिव साइट्स को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी कंट्रीब्यूशन भी ऑटोमेटिकली लेस हो जाएगी। अगर आपने ओवरऑल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को देखना है तो आप पार्शियल वेपर प्रेशर को प्लस कर दोगे, तो आपके पास जिस तरीके से आपने डाल्टन लॉ अप्लाई किया था, अगेन जो माइनर के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए ये न्यू टर्मिनोलॉजी होगी, लेकिन जो मेजर वाले हैं वो आइडियल गैस में डाल्टन लॉ को बहुत ईजिली स्टडी कर चुके हैं। तो आपको ये पता है कि जब आप एक मिक्सचर का प्रेशर स्टडी कर रहे होते हो तो आप कहते हो कि जो है टोटल प्रेशर जो है वो आपके पास हमेशा उनके पार्शियल प्रेशर के इक्वल होता है। इसी तरीके से जब आप वेपर प्रेशर को स्टडी कर रहे होते हो तो आप ये कहते हो कि अगर आप पार्शियल वेपर प्रेशर को प्लस कर दो या उनका सम ले लो तो वो आपके पास ओवरऑल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। सो अब हम सिंपली ये जो सिंपली एक्टिव साइट्स की जो हमने इंटरप्रिटेशन देखी है, ये जो कॉन्सेप्ट देखा है, अब हम उसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करने लगे हैं। सो अगर आपसे बात की जाए या आपको कहा जाए कि इस सॉल्यूशन के अंदर आप एक्सप्लेन करो कि ए की कितनी कंट्रीब्यूशन है, सॉल्वेंट की कितनी कंट्रीब्यूशन है और बी की कितनी कंट्रीब्यूशन है, तो आप उसकी कंट्रीब्यूशन को इस वे में राइट कर सकते हो। आप सिंपली कहोगे कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी मोल फ्रैक्शन से। आपने सिस्टम में जो मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इस केस में आपके पास सिस्टम में लेट सपोज अगर 1000 मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, तो अब आपके सॉल्यूशन में उनकी वैल्यू थोड़ी सी लेस होगी, क्योंकि हम कंडीशन लगा लेते हैं कि इसमें भी 1000 मॉलिक्यूल होने चाहिए, इस कंटेनर में भी 1000 मॉलिक्यूल होने चाहिए, इस कंटेनर में भी 1000 मॉलिक्यूल होने चाहिए। सो जब आप प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हो तो वो सारे के सारे 1000 के 1000 मॉलिक्यूल आपके पास ए के हैं। जब आप प्योर सोल्यूट की बात कर रहे हो 1000 मॉलिक्यूल आपके पास बी के हैं। और जब आप सोल्यूशन की बात कर रहे हो तो आपके पास कुछ अमाउंट सोल्यूट की है और कुछ अमाउंट आपके पास सॉल्वेंट की है। तो अगर आप सोल्यूट में सिर्फ सॉल्वेंट के 3 मॉलिक्यूल भी ऐड कर रहे हो तो 1000 में से अगर आप 3 को माइनस कर दो तो आपके पास 997 मॉलिक्यूल हैं। सो अगर आप सोल्यूशन की बात करोगे तो ओवरऑल हमेशा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्योर, और अगर आप सोल्यूशन को कंपेयर कर रहे होगे तो प्योर में हमेशा आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन हमेशा यहाँ पे ज़्यादा होगी, या नंबर ऑफ मोल्स आपके पास इस प्योर में ज़्यादा होंगे और कंपैरेटिवली आपके सोल्यूशन में हमेशा जो है उसकी वैल्यू लेस होगी। सो ये एक थ्योरेटिकल थिंग है, या जिसको आप जनरली प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपके पास सिस्टम में अगर ज़्यादा कंपोनेंट होंगे तो ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। अगर जैसा यहाँ पे आपने देखा था कि सारी की सारी एक्टिव साइट्स 10 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऑक्यूपाई कर रहे थे, तो आपके पास हाई वेपर प्रेशर की वैल्यू आई थी। अगर आप इसको रिड्यूस करके 7 कर दोगे तो आपके पास लो वैल्यू आ रही है वेपर प्रेशर की। सो सिंपली आपके पास पार्शियल वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर जो है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सब्सटेंस के।
ये डिपेंड करेगा कि आपने सिस्टम में कितने नंबर ऑफ मोल्स लिए हुए हैं या कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिए हुए हैं, ये उस पर डिपेंड करेगा। इसको आप इस वे में भी देख सकते हो कि आपने प्रेशर की जो मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन दी थी वो ये दी थी कि आपके पास नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो हैं वो आपकी कंटेनर से कोलाइड कर रहे हैं, उसकी वॉल से कोलाइड कर रहे हैं और उस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही लेस हो जाएंगे तो आपके पास फोर्स एक्सर्ट जो है, जो कि वो मॉलिक्यूल अपनी कुलियन से एक्सर्ट करें, वो भी लेस हो जाएगी। तो ओवरऑल आपके पास पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। इसको आप इसकी मतलब अगर आपने इसका प्रोनाउंस्ड इफेक्ट देखना है तो वो आप सोल्यूट के केस में ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे 10 एक्टिव साइट्स थी और 10 की 10 एक्टिव साइट आपके पास कंट्रीब्यूशन दे रही थी टुवर्ड्स पी नॉट बी। यहाँ पे वो एक्टिव साइट रिड्यूस होके सिर्फ 3 रह गई हैं, और अगर 10 एक्टिव साइट थी तो आपके पास 5 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। अगर 3 हैं तो आपके पास सिंपली जो है 1 या मैक्सिमम 2 आपके पास कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो जैसे ही आपने एक्टिव साइट्स को रिड्यूस किया या जिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आपने रिड्यूस किया तो आपके पास वेपर प्रेशर बनाने की जो कैपेबिलिटी है वो भी डिक्रीज हो गई। आपके पास पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के, पी बी आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के, और यही आपके पास जो स्टेटमेंट है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन के। ये आपके पास राउल्ट्स लॉ की एक स्टेटमेंट है, और ये इसकी बेसिस अगर आप देखोगे तो ये सिंपल इंटरजेक्शन है। आपने जो कॉन्सेप्ट जो है प्रेशर के लिए पढ़ा हुआ है, आपने वही कॉन्सेप्ट वेपर प्रेशर के लिए अप्लाई किया है, और आपको पता है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। आपने जो प्रेशर के लिए पैरामीटर पढ़ा हुआ था वो ये पढ़ा था कि प्रेशर सिंपल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अगर आप सारे पैरामीटर्स को कांस्टेंट कर दो तो आपके पास प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन के। तो आपने इसी थिंग को यूज करके सॉल्यूशन चूंकि आप डील कर रहे हो तो आप नंबर ऑफ मोल्स की बजाय मोल फ्रैक्शन लेना प्रेफर करोगे। उसकी रीजन ये है कि आपके पास सिस्टम में 2 फेजेस प्रेजेंट है। आप अगर नंबर ऑफ मोल के साथ डील करोगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स इन लिक्विड और नंबर ऑफ मोल्स इन सॉलिड जो है, सॉरी सॉलिड कह रही हूँ, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स इन गैशियस स्टेट जो है उन दोनों को सेपरेट डील करना पड़ेगा। आप इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपने जो कंसंट्रेशन की टर्म ली है वो आपने मोल फ्रैक्शन सेलेक्ट की है। अगर आप इसी मतलब आप जो काम कर रहे हो, जो प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है, अब आप पार्शियल वेपर प्रेशर पे अप्लाई कर रहे हो। राउल्ट्स ने जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी थी वो ये थी कि आपके पास किसी भी सॉल्यूशन में partial vapor pressure of any component is directly proportional to the mole fraction of that component in solution. Next, अब आप इसी को मज़ीद थोड़ा सा ओपन करके लिख सकते हो। आपको पता है कि पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स ए के। आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव कर सकते हो और यहाँ पे कांस्टेंट अप्लाई कर सकते हो, तो यही वाली आपके पास इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी, पी ए इज इक्वल टू के एक्स ए। अब इस चीज़ को जहन में रखें कि यहाँ पे एक्स ए का पैरामीटर मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन को आप जनरली इस वे में रिप्रेजेंट करते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तभी आपके पास फ्रैक्शन आती है। फ्रैक्शन की वैल्यू जो होती है मैक्सिमम 1 होती है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि जैसे आपको पता है कि फ्रैक्शन हमेशा 1 के इक्वल होता है, परसेंटेज हमेशा 100% के इक्वल होती है। फ्रैक्शन किसी भी सब्सटेंस की वो 1 के इक्वल हो सकती है। आप यहाँ पे चूंकि 2 कंपोनेंट्स ले रहे हो तो आप सिंपली राइट कर सकते हो कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल है 1 के। अगर आप इसी में अगर आप कंडीशन लगा दो, मतलब आप यही वाली कंडीशन इसी फॉर्मूले को अब आप यहाँ पे यूज करने लगे हो, तो लेट्स सपोज आपके पास ये क्वेश्चन थी पी ए इज इक्वल टू के एक्स ए। आप कंडीशन अप्लाई कर रहे हो कि एक्स ए की वैल्यू 1 है। अगर आप एक्स ए की वैल्यू को 1 ले रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपके पास सिस्टम में जो राइट हैंड साइड है, मतलब आपके पास इस साइड पे जो राइट हैंड साइड पे आपके पास 1 की वैल्यू है और दूसरी साइड पे आप कह रहे हो कि ये 2 कंपोनेंट्स है और आपने कह दिया कि एक्स ए की वैल्यू 1 है, तो आपको मैथमेटिकली पता है कि दूसरे की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी आपके पास सिस्टम में जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल आएगी और 1 इज इक्वल टू 1 वाला जो इक्वेशन है वो कायम रहेगी। तो आप सिंपली अगर एज्यूम कर रहे हो कि आपके सिस्टम में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 के इक्वल है, तो ये वो कंडीशन है जब आपके सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ जो है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। ये आप इस कंडीशन की बात कर रहे हो। पी उस वक्त आपके पास सिस्टम में अगर आप देखोगे
तो मोल फ्रैक्शन आपके पास जो है टोटल नंबर ऑफ मोल्स और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट में एज सच कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि आपने इसमें कोई नंबर ऑफ सोल्यूट ऐड ही नहीं किया, आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इसमें ऐड ही नहीं किए हुए। तो ये वो कंडीशन है जब आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सब्सटेंस या मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट वो इक्वल है 1 के। सो अगर आप यहाँ पे वेपर प्रेशर को डिफाइन करोगे तो वेपर प्रेशर आप इस केस में जब आपके पास एक्स ए इक्वल है 1 के, तो आपके पास वेपर प्रेशर पी नॉट ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो अगर आप इस वाली कंडीशन को सिंपली इस इक्वेशन में प्लेस कर दो, आपके पास इक्वेशन थी पी ए इज इक्वल टू के एक्स ए। अब आपने कंडीशन लगा दी है कि एक्स ए की वैल्यू 1 है। सो अगर आप एक्स ए की वैल्यू को 1 कह रहे हो तो इसका मतलब आपके पास प्रेशर जो है पी ए की वैल्यू वो भी पी नॉट ए के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ये वो कंडीशन है जब आपके सिस्टम में एक्स बी की वैल्यू 0 है। सो इस केस में अगर आपके पास यहाँ पे 1 आप लगा दो तो आपके पास जो न्यू फॉर्म आएगी वो पी नॉट ए इज इक्वल टू के इक्वल आएगी। सो आपने इस इक्वेशन पे ये वाली कंडीशन अप्लाई करके एक्स ए इज इक्वल टू 1 वाली कंडीशन अप्लाई करके आपने के की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। सो आप इस के की वैल्यू को अब इस इक्वेशन में प्लेस कर सकते हो। सो जो आपके पास आंसर आएगा वो ये आएगा कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। सो थ्योरेटिकली अगर आपने अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ कभी भी पार्शियल प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट को फाइंड आउट करना है इन सॉल्यूशन में, तो आपने मल्टीप्लाई करना है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। सो ये आपके पास वे है पार्शियल वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करने का अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। सिमिलरली आप यही इक्वेशन फॉर सोल्यूट भी राइट कर सकते हो, और सोल्यूट के लिए आप इसको कहोगे कि पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी मल्टीप्लाई बाय एक्स बी। आपने जिस वे में के की वैल्यू को कैलकुलेट किया था फॉर सॉल्वेंट, आप सोल्यूट के लिए भी वैसे ही इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। सो अगर आप लोगों को डाल्टन लॉ की जो है स्टेटमेंट नहीं पता, तो सिंपली उसमें डाल्टन लॉ ने यही जो आपके पास सॉल्यूशन है उसने प्रेशर की बात की थी, और उसने ये कहा था कि आपके पास अगर नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं तो आपके पास जो टोटल प्रेशर है वो हमेशा इक्वल होता है सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द गैस मिक्सचर। तो आप सिंपली लिख सकते हो यही अगर आप कंडीशन जो है वो अप्लाई कर दो फॉर पार्शियल वेपर प्रेशर के लिए, तो आप सिंपली ये कहोगे कि अगर आपके पास सिस्टम में मोर देन 1 कंपोनेंट प्रेजेंट है और आप वेपर प्रेशर के पैरामीटर को स्टडी कर रहे हो, तो आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमेशा इक्वल होगा सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स। तो आपके पास यहाँ पे कंपोनेंट्स पी ए और प्लस बी हैं। सो आप इसको इस वे में राइट कर सकते हो। ये अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ है, आपने डाल्टन लॉ वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ अप्लाई किया है पार्शियल वेपर प्रेशर के ऊपर। सो इस केस में आपको पता है कि पी ए की वैल्यू अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ पी नॉट ए मल्टीप्लाई बाय एक्स ए है, पी बी की वैल्यू आपके पास पी नॉट बी मल्टीप्लाई बाय एक्स बी है। सो आप इनकी वैल्यूज़ को यहाँ प्लेस कर दोगे, और ये जो अब न्यू इक्वेशन आई है ये डाल्टन लॉ की इक्वेशन नहीं है, ये बल्कि आपके पास इक्वल है वेपर प्रेशर की कंडीशन है। सो आपने ये जो आइडिया था वो आपने डाल्टन लॉ से लिया, लेकिन आपने जो न्यू इक्वेशन बनाई वो वेपर प्रेशर की बनाई, और ये इक्वेशन बेसिकली राउल्ट्स की है। सो इस चीज़ को जहन में रखिएगा जब भी आप डील कर रहे होगे सिंपली प्रेशर के साथ। तो जो जिस इक्वेशन को आप स्टडी कर रहे हो वो बेसिकली प्रेशर वाली जो इक्वेशन है वो डाल्टन की इक्वेशन यूज़ होती है। जब आप वेपर प्रेशर को स्टडी करते हो तो वहाँ पे आप राउल्ट्स को स्टडी कर रहे होते हो। ऐसे दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी अगेन साइंटिस्ट डिफरेंट हैं जिन्होंने इस रिलेशनशिप को डेवलप किया हुआ है। सो नेक्स्ट आप कंडीशन ले सकते हो जब आपके सिस्टम में सोल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है। एक और थिंग वो ये कि आपके पास पी नॉट ए एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड कांस्टेंट है। आपके पास पी नॉट ए और पी नॉट बी के इक्वल थे, और के आपके पास कांस्टेंट पैरामीटर हैं। सो इसका मतलब ये है कि इनकी वैल्यूज़ आपको लिटरेचर से मिल जाया करेंगी। हर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी भी सॉल्वेंट की जो पी नॉट ए की वैल्यू है वो हमेशा फिक्स होती है। सो ये कांस्टेंट्स हैं और इनकी वैल्यू आपको लिटरेचर से इजीली मिल जाती होती है। एज सच आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करना पड़ता इनको कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट आप कंडीशन अप्लाई कर रहे हो जब आपके सोल्यूट की जो नेचर है वो नॉन वोलेटाइल है। ये वो केस है जब आपने किसी सिस्टम में आपने एक लिक्विड सॉल्वेंट लिया है और आपने उसमें सॉलिड को ऐड किया है।
आपको पता है कि सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, तो वो उसी केस में पॉसिबल है जब आपके पास सिस्टम में आप सॉलिड सोल्यूट ऐड कर रहे हो। सॉलिड सोल्यूट आप इलेक्ट्रोलाइट नहीं लेते हो, आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट लेते हो। तो यहाँ पे जो एग्जांपल लेनी है सॉलिड्स की वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। मतलब यहाँ पे आप NaCl की एग्जांपल नहीं कोट कर सकते, यहाँ पे आपने नॉन इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल कोट करनी है। जैसे आपके पास यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, जो आप अगर सिस्टम में ऐड करो तो वो आपके पास आयोनाइज ना हो। अगर आप यहाँ पे NaCl लिख दोगे तो ये आप राउट्स लॉ की डेफिनेशन से आउट हो जाओगे, क्योंकि आपने फर्स्ट कंडीशन ही अप्लाई कर दी थी कि आपके सिस्टम में नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आप सिर्फ उनके लिए राउट्स लॉ ले रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए राउट्स लॉ अप्लाई नहीं होता। सो अगर आप सोल्यूट लोगे तो वो आपने स्पेसिफाई कर लिया सॉलिड। सोल्यूट आप नॉन वोलेटाइल ले रहे हो तो वो पी नॉट वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट आपके पास पी नॉट हमेशा 0 के इक्वल होगा। सॉल्वेंट आप ले रहे हो वोलेटाइल, दोबारा से वही वाला स्टेप करेंगे। अगर आपने प्रिपेयर करना है यहाँ पे सॉल्यूशन और आप कंपेयर करना चाह रहे हो वेपर प्रेशर्स को, तो आप क्या करोगे कि पहले पी नॉट ए को डिफाइन करोगे। पी नॉट ए का डिफाइन करने का वही प्रोसीजर है, आप कंटेनर लोगे, उसके अंदर लिक्विड ऐड करोगे सॉल्वेंट को। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एवेपोरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, आपके पास वेपर क्रिएट होंगे सिस्टम में। जब इनफ अमाउंट ऑफ वेपर क्रिएट हो जाएंगे तब आपके पास कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और एक पॉइंट आपके पास ऐसा आएगा कि सिस्टम में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। जब आप उस टाइम पे वेपर प्रेशर को स्टडी करोगे तो आपने उसको डिनोट किया था पी नॉट ए से। अगर आप सॉलिड ले रहे हो तो आपको पता है कि सॉलिड अगर आप एक बीकर में अगर आपने कुछ अमाउंट ऑफ सॉलिड ले भी लिया है, आपने लेट सपोज 3 मॉलिक्यूल ले लिए सॉलिड के, या कोई ब्लॉक ऑफ थिंग ले लिया है, तो आपको पता है कि उसने ऑटोमेटिकली इवेपोरेट नहीं होना। आप बेशक इस पे लिड भी दे दो तो यहाँ पे कोई वेपर प्रेशर जनरेट नहीं होगा, और उसकी रीज़न ये है कि आपके पास जो सॉलिड हैं वो बेसिकली ऑटोमेटिकली गैस में कन्वर्ट नहीं होते। यही आपके पास एग्जांपल है कि आप लोगों ने जितने भी किचन में अगर आप कभी चाहो तो आप लोगों ने जितने भी सॉलिड मसाले रखे होते हैं वो सारे के सारे आप जब ढक्कन खोलते हो तो वो उसी फॉर्म में आपको मिलते हैं, वो गैसियस स्टेट में आपको नहीं मिलते। सो सॉलिड जो है वो बेसिकली वेपर प्रेशर जनरेट नहीं करते। तो यहाँ पे आप कोई भी इस तरह का कंटेनर ड्रॉ नहीं करोगे और आप सिंपली इसको बी से रिप्रेजेंट करोगे, जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होगा कि अगर आप प्योर सॉल्यूट की बात करो और उसके वेपर प्रेशर की बात करो तो पी नॉट बी यहाँ पे इक्वल होगा 0 के। सो आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने सॉल्यूशन जनरेट करना है। सॉल्यूशन को इस वे में जनरेट करना है कि ये आपके पास आपने माइन्यूट अमाउंट ऑफ बी को ऐड कर देना है अपने सॉल्यूशन के अंदर। जो सॉरी आपका जो सॉल्वेंट है आपने उसमें अपने सॉल्यूट को ऐड कर देना है। सो जो इफेक्ट आएगा वो ये आएगा कि लेट सपोज अब आपके पास 10 एक्टिव साइट्स थी, पहले 10 की 10 एक्टिव साइट आपके पास सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ने ऑक्यूपाई की हुई थी। अब यहाँ पे आपके पास 10 में से लेट सपोज 3 एक्टिव साइट्स जो हैं जिनको आप डिफाइन कर लेते हो कि ये वाली साइट, ये वाली साइट और ये वाली साइट आपके पास जो है वो ऑक्यूपाई कर ली है आपके नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ने। सो इस केस में अगर आप पार्शियल वेपर प्रेशर को देखोगे तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स जो है वो सॉलिड हैं। एज सच उनमें उनका वेपर प्रेशर की कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे 0 है। आपको पता है पी नॉट बी इक्वल टू 0 है। सो इसका मतलब ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो वेपर प्रेशर में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देते, और इस केस में आपके पास पी बी की वैल्यू जो है वो भी इक्वल हो जाएगी 0 के, क्योंकि आपने जो सब्सटेंस लिया हुआ है वो नॉन वोलेटाइल है। एज सच वो वेपर प्रेशर में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे रहा। सो इस केस में अगर आप गौर करोगे और आप सॉल्वेंट को स्टडी करो तो यहाँ पे पहले 10 एक्टिव साइट्स थी। अगर आप ये कह रहे हो कि हाईली वोलेटाइल सब्सटेंस है तो 7 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे थे वेपर की स्टेट में। तो आपके पास 10 एक्टिव साइट से 10 एक्टिव साइट से आपके पास 7 की कॉन्ट्रीब्यूशन आ रही थी इन योर वेपर प्रेशर पी नॉट ए में। अब आपके पास क्या है कि एक्टिव साइट्स जो हैं वो रिड्यूस होके ऑटोमेटिकली 7 हो गई हैं, तो 7 में से ज़्यादा आपके पास 5 या 4 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कन्वर्ट होंगे, और ओवरऑल आपके पास पी ए की वैल्यू जो कि बेसिकली पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए है। आप कॉन्ट्रीब्यूशन देख रहे हो कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सॉल्यूशन में कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर, तो उसकी वैल्यू लो होगी। और उसकी रीज़न आपके पास ये है कि अब आपके सिस्टम में कुछ एक्टिव साइट्स बी ने ऑक्यूपाई कर ली हैं। बी इटसेल्फ वोलेटाइल भी नहीं होता और ना ही वो ए की वोलेटाइल नेचर को यहाँ पे एक्सप्रेस होने देगा, बल्कि वो हिंडर करेगा। इन एक्टिव साइट्स को उसने ऑक्यूपाई कर लिया है और वो बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा वेपर प्रेशर में।
तो जहाँ पे आप के पास नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस आ जाएगा वहाँ पे वेपर प्रेशर की वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली ज़ीरो होगी, क्योंकि ये बी के मॉलिक्यूल्स जो है वो एवेपोरेट करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते। तो अगर आप सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट से स्टडी करोगे तो आपके पास सिस्टम में ओवरऑल वेपर प्रेशर की वैल्यू लो होगी। उसकी रीज़न ये है कि आपने सिस्टम में सॉल्यूट ऐड कर दिया है जो ना खुद वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, बल्कि वो एक के भी मॉलिक्यूल्स को जो है कंट्रीब्यूट करने से रोक रहा है। सो ओवरऑल पी नॉट ए की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी पी नॉट पी ए से। और ये इफ़ेक्ट आपको मतलब ये इफ़ेक्ट आप इसमें भी स्टडी कर सकते हो जो आपने फर्स्ट केस स्टडी किया है जिसमें आपने दोनों कंपोनेंट्स को वोलेटाइल लिया है, उसमें भी ये इफ़ेक्ट होता है। लेकिन जब आप नॉन वोलेटाइल को लेके ऐड कर रहे होते हो और उसको सोल्यूशन बना रहे होते हो तो ये इफ़ेक्ट क्वाइट प्रोनाउंस्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो चेंज है पार्शियल वेपर प्रेशर में जो चेंज आती है विद रिस्पेक्ट टू देयर प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट से आपके पास वो बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस होती है। सो सिमिलरली जो प्रोसेस आपने ब्राउड स्टॉक की जो स्टेटमेंट आपने पहले डिराइव की थी, अब आप उसी को यहाँ पे अप्लाई करोगे। आप कहोगे कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो है ऑफ ए कंपोनेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास मोल फ्रैक्शन के। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। एक्स ए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है। इसमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रिमूव करोगे, प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करोगे तो आपके पास सिस्टम में इक्वालिटी और कांस्टेंट आएगा। के की वैल्यू निकालोगे, आपको पता है पीछे आपने खुद कैलकुलेट की है, वो पी नॉट ए के इक्वल है। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए के इक्वल है। यहाँ पे इस चीज़ को भी जहन में रखिएगा कि अगर आप यहाँ पे जो है पी टी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करो और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन को देखो तो आपको पता है कि पी बी की वैल्यू 0 है। तो पी टी आपके पास टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इक्वल है इस केस में पी ए के। तो ये जो पी ए का पैरामीटर है आप इसको पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और आप इसको इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के केस में आप इसको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी कह सकते हो। सो पी ए आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। दूसरी आपके पास मतलब जो इसको यहाँ पे आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट। आपने पी ए जो लिया है वो पार्शियल वेपर प्रेशर है, और ओवरऑल आपने जब सिस्टम का सॉल्यूशन का आपने कैलकुलेट करना था तो आपको पता है कि पी बी की वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब पी टी जो है वो डायरेक्टली इक्वल है पी ए के। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल है आपके पास पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इन केस जब आपके पास सिस्टम में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एग्जिस्ट कर रहा है। सो इसी इक्वेशन को अब आप मजीद मॉडिफाई कर सकते हो। आपको पता है कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए मल्टीप्लाई बाय एक्स ए। एक्स ए को आप रिप्लेस कर सकते हो। आपके पास इक्वेशन थी एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। आप इस एक्स बी को दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो आपके पास एक्स ए की वैल्यू आ जाएगी, और एक्स ए की वैल्यू इस इक्वेशन से निकलेगी 1 माइनस एक्स बी। तो आप एक्स ए की वैल्यू को कैलकुलेट करके यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। सो यहाँ पे आपके पास पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी की एक टर्म आ गई है। इस पी नॉट ए को मल्टीप्लाई कर दो अंदर। पी नॉट ए जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो इक्वल होगा पी नॉट ए के। जब आप उसको एक्स बी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो यहाँ पे माइनस साइन भी है, तो पॉजिटिव साइन मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन हमेशा नेगेटिव साइन के इक्वल होता है। और आप पी नॉट ए आपके पास जो टर्म बनेगी वो नेगेटिव पी नॉट ए मल्टीप्लाई बाय एक्स बी की टर्म बनेगी। इसको रीअरेंज कर लो। इस वे में रीअरेंज करो कि पी नॉट ए एक्स बी आपके पास इधर आ जाए, मतलब आप इसको इधर शिफ्ट कर रहे हो, पी ए को उठा के आप इधर लेके आ रहे हो। यहाँ पे जो नेगेटिव वाली टर्म है जब आप इसको शिफ्ट करोगे दूसरी साइड पे तो वो आपके पास पॉजिटिव टर्म हो जाएगी। सो इसका मतलब आपके पास इस साइड पे पी नॉट ए एक्स बी की टर्म आ गई है। दूसरा, अगर आप यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन था इसको अगर आप इस टर्म को दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो ये आपके पास नेगेटिव से रिप्रेजेंट होगी। तो इस केस में आपके पास जो यहाँ पे बचेगा वो पी नॉट ए माइनस पी ए की टर्म है। सो आपके पास ये जो पी नॉट ए माइनस पी ए है ये बेसिकली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपके पास सिस्टम में प्योर से कितना वेपर प्रेशर जो है रिड्यूस हुआ है जब आपने एक सिस्टम में नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को ऐड किया है। सो इट्स अ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ पे इस चीज़ को जहन में रखिएगा, इट्स नॉट अ चेंज इन वेपर प्रेशर, इट्स अ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब आप कहते हो चेंज इन वेपर प्रेशर तो आप कहते हो फाइनल माइनस इनिशियल। अगर आप इस केस में
फाइनल और इनिशियल स्टेट्स को डिफाइन करो तो पी नॉट ए आपके पास इनिशियल स्टेट है और पी ए आपके पास फाइनल स्टेट है। तो अगर आप चेंज इन वेपर प्रेशर देखोगे तो वो पी ए माइनस पी नॉट ए के इक्वल होगी, जो कि फाइनल माइनस इनिशियल के इक्वल होती है। लेकिन यहाँ पे जिस टर्म को आप लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कह रहे हो वो बेसिकली इक्वल है पी नॉट ए माइनस पी ए। तो आप बेसिकली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को स्टडी कर रहे हो, आप इनिशियल में से फाइनल को माइनस करके देख रहे हो कि इनिशियल वैल्यू में से कितनी रिडक्शन हुई है। लेट्स सपोज आपके पास पहले 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, तो अगर सोल्यूट के ऐड करने के बाद आपके पास 98 आया है तो आपके पास आंसर आएगा कि 2 यूनिट्स आपके पास रिड्यूस हुए हैं। सो ये बेसिकली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये चेंज इन वेपर प्रेशर नहीं है। दूसरी थिंग आप क्या कर सकते हो, आप इसी इक्वेशन को मजीद मॉडिफाई कर सकते हो। इस पी नॉट ए को अगर आप इस साइड पे ले आओ, आप नीचे ले आओ, तो अब आपके पास एक न्यू टर्म बन गई है एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए। ये आपको बता रही है कि आपके सिस्टम में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितनी हुई है विद रिस्पेक्ट टू योर इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर आप पहले कह रहे थे कि 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आपके पास जो रिड्यूस हुआ है वो इतनी रिडक्शन आई है कि आपके पास सिस्टम में 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिड्यूस हो गए हैं। तो अगर आपके पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को आप 2 से रिप्रेजेंट कर रहे थे और आप 2 को डिवाइड कर दो 100 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो अगेन जो है यहाँ पे पॉइंट है, आप इसको शिफ्ट करोगे तो एक पॉइंट आपके पास ये आ जाएगा, दूसरा 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो आपके पास 0.02 का आंसर आएगा, जो इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि अगर आप रिलेटिव स्टडी करो, आप इनिशियल के साथ कंपेयर करो अपने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को, तो आपके पास पॉइंट्स में आंसर आएगा और वो बताएगा कितने % आपके पास लोअर हुआ है। तो एक चीज़ आपके पास जो मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ आपको बताएगी कि कितनी अमाउंट रिड्यूस हुई है, कितनी % रिड्यूस हुई है फ्रॉम योर इनिशियल वैल्यू। उसके लिए आप रिलेटिव लोअरिंग का एक टर्म यूज़ कर सकते हो, और ये बेसिकली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय योर इनिशियल कंसंट्रेशन है। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको इन्फॉर्मेशन देती है कि अगर आपके सिस्टम में कोई वेपर प्रेशर लोअर हुआ है तो वो कितने % लोअर हुआ है फ्रॉम योर इनिशियल वैल्यू। सो ये वाला जो कंपोनेंट है इसको आप नेम दे सकते हो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से। सो कुछ बुक्स में इस पी नॉट ए माइनस पी ए को डेल पी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को आप लोगों ने हमेशा जहन में रखना है कि बेशक ये डिफरेंस है, इसलिए हम डेल का साइन तो यूज़ कर सकते हैं बट हम इसको चेंज नहीं कहेंगे। ये चेंज नहीं है, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, क्योंकि जब आप चेंज की टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हो तो मैथमेटिक्स में ये अंडरस्टूड कंसिडर किया जाता है कि आप फाइनल माइनस इनिशियल की बात कर रहे हो। सो जहाँ पे भी अगर आप यहाँ पे बेशक डेल का साइन यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये डिफरेंस है, और डेल का साइन यूज़ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मतलब डिफरेंस होना ओके है। सो ये चेंज ज़रूर है, लेकिन जो आप लोगों के जहन में चेंज का कॉन्सेप्ट है या जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में जो हमने चेंज के कॉन्सेप्ट से पढ़ा है ये उससे डिफरेंट है। तो इसलिए इस चीज़ को डिफाइन करना हमेशा अच्छा कंसीडर किया जाता है कि बजाय चेंज इन वेपर प्रेशर के आप लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को यूज़ करो। सो इन दो इक्वेशन को यूज़ करके आप मज़ीद 2 न्यू स्टेटमेंट दे सकते हो फॉर राउट्स लॉ, और वो ये है कि राउट्स लॉ की डेफिनेशन फॉर एनी solution containing one volatile component and one non volatile component, यहाँ पे ये स्पेसिफिकेशन करना मस्ट है कि आप जो स्टेटमेंट देने जा रहे हो वो सिर्फ उस कंडीशन में एप्लीकेबल है जब आपका एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल है और दूसरा कंपोनेंट वोलेटाइल है। तो सिर्फ उस सिनेरियो में जो आप बात करने जा रहे हो वो ट्रू है, और वो ये है कि आपके पास अगर आप इसी इक्वेशन को देखो तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब आप एक्स बी को अगर फिक्स कर दो और इसको एज अ कॉन्स्टेंट मान के इसको रिप्लेस कर दो, तो आप सिंपली एक स्टेटमेंट दोगे कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सॉरी, आपके पास पी नॉट ए को आप कांस्टेंट ले रहे हो, सो इक्वालिटी और कांस्टेंट को अगर आप रिप्लेस कर दो तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स बी के। सो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन दैट कंपोनेंट। यहाँ पे इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि आप जब प्योर की बात करते हो, मतलब पी नॉट बी की बात करते हो, तो उसकी वैल्यू 0 होती है, लेकिन मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0 नहीं है। कितना आपके पास रिडक्शन आएगी वो डिपेंड करेगा कि आप सिस्टम में कितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। अगर आप अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाओगे, मतलब आपने अगर यहाँ पे 3 एक्टिव साइट्स दी थी, अगर आप मज़ीद सोल्यूट ऐड करके
यहाँ पे 5 एक्टिव साइट्स को ऑक्यूपाई करवा लेते हो तो उस केस में आपके पास मजीद लोअरिंग होगी। सो जितनी ज़्यादा आप सोल्यूट ऐड करोगे उतना ज़्यादा आपके पास चांस है कि वो जो है सरफेस को ऑक्यूपाई करेगा और उतना ही ज़्यादा वो रिड्यूस करेगा आपके पास वेपर प्रेशर को। सो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है XB के। ये एक स्टेटमेंट है आपके पास। दूसरी स्टेटमेंट आपके पास ये है कि relative lowering of vapor pressure इक्वल होता है XB के। सो relative lowering of vapor pressure इक्वल है आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। ये दोनों अगर क्वांटिटीज को अगर आप गौर करो तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है। आपने ये स्टडी किया हुआ है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करती हैं आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे। सो बेसिकली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं जो आपको इंडिकेट कर रही हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आपके पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है और वो XB है। यहाँ पे कोई और पैरामीटर प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे वो किसी m से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, किसी डेंसिटी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, किसी टेम्परेचर या प्रेशर से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है XB के ऊपर। तो ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती हैं आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट या मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के ऊपर। दूसरी थिंग आप यहाँ पे एक और डिफाइन कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे कोई और मजीद करेक्टरिस्टिक पैरामीटर आपके पास नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की दूसरी करेक्टरिस्टिक वो ये है कि आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट होती है नेचर ऑफ अ सब्सटेंस से। अगर आपके पास जो चीज़ डिपेंड करेगी वो ये डिपेंड करेगी कि आपके पास सिस्टम में कितने आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई किए हैं, वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपने सुक्रोज का मॉलिक्यूल ऐड किया है, आपने यूरिया का मॉलिक्यूल ऐड किया है या आपने ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऐड किया है। वो सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है कि आपने कितना अमाउंट ऐड किया है। अगर आपने 3 ग्राम ऑफ यूरिया ऐड किया है, 3 ग्राम ऑफ अमोनिया ऐड किया है और 3 ग्राम ऑफ आप ले रहे हो कोई भी सॉलिड ले रहे हो, सुक्रोज ले रहे हो या ग्लूकोज ले रहे हो, आपने वो सिस्टम में ऐड किया है, जो रिलेटिव लोअरिंग है वो सेम आएगी क्योंकि आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं या नंबर ऑफ मोल्स जो हैं आपने सब्सटेंस के वो इक्वल ऐड किए हैं। सो ये बेसिकली डेफिनेशन है आपके पास और आपने यहाँ से रिलेट कर लिया है अपने राउट्स लॉ को विद द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और राउट्स लॉ ही आपके पास बेसिस है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन की। सो इस चीज़ एक और थिंग जो आप लोगों ने हमेशा ख्याल रखना है वो ये कि आपके पास वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट इटसेल्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। जो आपने इक्वेशन डिराइव की है वो relative lowering in vapor pressure की इक्वेशन है या lowering in vapor pressure की इक्वेशन है। आपने वेपर प्रेशर को डायरेक्टली रिलेट नहीं किया विद द एज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो ओवरऑल आपने जब भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है कीप दैट इन माइंड। जो इक्वेशन आ रही है वो relative lowering in vapor pressure है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर इटसेल्फ एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वहाँ पे आप चेंज को मेंशन करना मस्ट नहीं है। लेकिन जब आप वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट से डील कर रहे हो तो आप लोगों ने हमेशा चेंज के रिस्पेक्ट को जहन में रखना है। और आपके पास बॉइलिंग पॉइंट इटसेल्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। किसी भी सब्सटेंस का अगर आप किसी भी सॉल्वेंट का अगर आप बॉइलिंग पॉइंट स्टडी कर रहे हो तो आप उस बॉइलिंग पॉइंट को जो है वो नहीं कहोगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं कहोगे। आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जब तक नहीं आएगा तब तक आप उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जुमरे में स्टडी नहीं करते हो। सो बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट इटसेल्फ जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। आपके पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं।